देन यूएसए का नेक्स्ट टॉपिक है यूएसए's प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स। इसमें अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, मागा वाला जो कॉन्सेप्ट है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इस सब के लिए हमें यूएसए प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स अपना रहा है आज के समय में। इवन दी ऑन गोइंग टेरिफ वॉर इज द रिजल्ट ऑफ दिस। द यूएसए अपहोल्डिंग इट्स अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी हैज़ डिसाइडेड टू एग्जिट फ्रॉम की ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस लाइक WHO, पेरिस एग्रीमेंट, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो यहाँ से यूएसए धीरे धीरे विदड्रॉ कर रहा है। और इसी ये एक तरह से वेनिंग ऑफ मल्टीलैटरलिज्म है। मल्टीलैटरल जो सिस्टम है वहाँ से कहीं ना कहीं एक यूएसए दूर जा रहा है। देन मोर ऑन न्यूज़। Recently, US announced to pull out of the UNESCO, citing the agency's support for woke and divisive causes and anti-Israel bias. This marks the third US exit from UNESCO. So this is a different reason. Now USA had earlier exited Paris Climate Agreement 2017 में, वो भी ट्रंप के टाइम पे ही एग्जिट किया था। ट्रंप डजेंट बिलीव इन ये जो क्लाइमेट चेंज है या फिर ग्लोबल वार्मिंग है, तो ट्रम्प कॉल्स इट अ क्लाइमेट हॉक्स। ऑक्सो ही विड्रॉन फ्रॉम द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। इवन ही विड्रॉन फ्रॉम द WHO, जो कोविड-19 के बाद हुआ था। तो वहाँ से भी इसने विड्रॉ किया था और इसको फिर से वापस बाइडन के एडमिनिस्ट्रेशन ने रिवर्स किया था। यूएसए इज ऑल्सो इंगेज्ड इन अ ट्रेड वॉर टू रिड्यूस इट ट्रेड डेफिसिट। प्रीवियस प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स क्या क्या हैं, तो विड्रॉवल फ्रॉम द ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, जैसे TPP एग्रीमेंट से विड्रॉ करना, WHO डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी का जो अपलेट बॉडी है उसको आज के समय में डिसफंक्शनल कर चुका है यूएसए बाई ब्लॉकिंग अपॉइंटमेंट। वहाँ पे अपॉइंटमेंट ही नहीं कर रहा तो डिसफंक्शनल हो ही जाएगा। देन नाफ्टा टर्मिनेटेड इन 2020 और उसके जगह पे USMCA को रिप्लेस करके USMCA को लाया गया। पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या है इस मेजर्स का, तो इम्पैक्ट ऑन मल्टीलैटरलिज्म, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन वीक होने लगा धीरे धीरे। और थ्रेट टू ग्लोबल रिसर्च, जैसे यूएसए हैज सीज निगोसिएशंस ऑन द WHO पैंडमिक एग्रीमेंट। तो ग्लोबल रिसर्च और जो हेल्थ है, ग्लोबल हेल्थ, तो ये सब कहीं ना कहीं इस पर थ्रेट है। देन इम्पैक्ट डेवलपमेंट एंड इमरजेंसी वर्क्स, जैसे यूएसए का कंट्रीब्यूशन था WHO में 15.6% के आसपास। तो इससे कहीं ना कहीं डेवलपमेंटल एंड इमरजेंसी वर्क भी हैम्पर होगा। ऑल्सो द US स्क्रैपिंग इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस प्लान, वायोलेटिंग CBDR, abandoning its duty to support developing nations in addressing climate change despite historical emissions. Then global trade and supply chain disruption होगा इससे। सप्लाई चेन तो ऑलरेडी डिसरप्टेड। रिवर्सिंग वेव ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो इसको एक तरह से वेनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन या फिर एक डी ग्लोबलाइजेशन का एक सटल फेनोमेना कह सकते हैं। इम्प्लीकेशंस ऑफ US प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज ऑन इंडियाज़ इंटरेस्ट, तो यहाँ पे जो कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, जैसे इंडिया बेनिफिट्स फ्रॉम US चाइना टेंशंस, emerging as a hub for IT, electronics, and pharma. Removal of three Indian firms from the US entity list. Then a strategic Indo-Pacific partnership is strengthening ties based on the pivot to Asia strategy under the framework like Quad, IMEC, IPEF to counterbalance China. टेक्नोलॉजी कोलेब्रेशन है, जैसे ICET एंड सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट्स, इन्हेंस टेक ट्रांसफ़र। कुछ निगेटिव इम्पैक्ट है, जैसे कि ट्रेड कंपटीशन, यहाँ पे इंडिया का एक्सपोर्ट कहीं ना कहीं ये अफेक्ट हुआ है। और अभी जो 50% का जो टैरिफ है, इससे तो बहुत बड़ा लॉस होगा इंडिया को। सो इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, तो ट्रेड कंपटीशन में पहले इंडिया का ट्रेड सरप्लस था यूएसए के साथ, अब धीरे धीरे वो उसका जो मार्जिन है वो कम हो जाएगा। हाई टैरिफ्स ऑन इंडियन एक्सपोर्ट्स, जैसे स्टील पे, ऑटो पे। सो ये है। देन इमिग्रेशन रिस्ट्रिक्शंस, H1B वीज़ा को काफ़ी टाइटन कर दिया गया, इसके टर्म्स एंड कंडीशंस को। और एक और चीज़ है कि 70% जो H1B वीज़ा का रिसिपेंट है वो इंडियन होते हैं। सो इट इज़ अ बिग इशू फॉर इंडिया एंड USA रिलेशन। देन बाई अमेरिका पॉलिसी, रेस्ट्रिक्ट इंडियन मार्केट एक्सेस, अफेक्टिंग मेक इन इंडिया एंड PLI स्कीम्स। कंक्लूजन में देखें, अमेरिकाज रिट्रीट फ्रॉम मल्टीलैटरलिज्म वीकेंस ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस बट क्रिएट्स स्ट्रेटजिक ओपनिंग्स फॉर इंडिया फ्रॉम टेक पार्टनरशिप, जैसे ही ICET में,
to supply chain diversification. New Delhi must leverage Quad and IPEF while resisting protectionist blows to its exports and H1B dependent workforce.